हेलो साथियों। हम आपके आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके आमेर के इतिहास में स्वयं प्रताप सिंह की सांस्कृतिक योगदान के बारे में पढ़ा था कि स्वयं प्रताप सिंह ने आपके हवा महल का निर्माण करवाया। मैंने बताया था कि स्वयं प्रताप सिंह का शासनकाल आमेर या जयपुर की चित्रकला का आपका स्वर्ण काल कहलाता था। स्वयं प्रताप सिंह आपकी ब्रिज निधि के नाम से कविताएं लिखता था। उनके दरबार में आपके गंधर्व बाई से या प्रताप बाई से रहा करते थे। स्वयं प्रताप सिंह के काव्य गुरु गुणपति भारती हुआ करते थे। उनके संगीत गुरु चांद खा हुआ करते थे, जिन्हें स्वयं प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश नामक उपाधि दी थी। तो ये कल बातें हमने की थी आपके स्वयं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद में हमने आपका जिक्र किया था जगत सिंह द्वितीय के बारे में। और जगत सिंह द्वितीय के बारे में मैंने बताया था कि एक तो इनके शासनकाल में हमने कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा था और जगत सिंह द्वितीय में जो रसकपुर नामक महिला थी उसके बारे में चर्चा की थी कि जगत सिंह द्वितीय के, और हमने आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि की थी उसकी चर्चा की थी और हमने देखा था कि इन्हें जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। जगत सिंह द्वितीय के बाद में मैंने बताया था एक शासक बना था आपका जयसिंह तृतीय के नाम से, क्योंकि पहला आपका शासक मिर्जा राजा जयसिंह हो जाता है, फिर स्वयं आपका जयसिंह बनता है, फिर एक जयसिंह नाम से जो तृतीय नाम से शासक हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था। आपको सिर्फ याद रखना था कि उनके समय में आपके रूपा बडार नामक केस चला था। तो आज हम बात करते हैं आपके जयसिंह तृतीय के बाद में राम सिंह द्वितीय की। किसके? आपके राम सिंह द्वितीय की। कि आज हमें आपके राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें राम सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ना है। तो मैंने बताया था कि राम सिंह द्वितीय से पहले आपके जयसिंह तृतीय के नाम के शासक हुए थे और उनकी हत्या करवा दी जाती है और उस हत्या में नाम आया था आपके रूपा भंडारण का। भंडारण का मतलब होता है जो अदर महिलाओं के रहने का स्थान हुआ करता था, जिसे आपका रानीवास या अंतःपुर या मुगलों में जो हरम कहा जाता था, तो उसकी मुखिया हुआ करती थी, उसे भंडारण कहा जाता था। और वो रूपा बडार नाम की महिला थी, उसका हाथ आया था, उसका नाम आया था आपके जयसिंह तृतीय की हत्या करवाने में। इसलिए हम देखते हैं कि जब राम उनकी जयसिंह तृतीय की हत्या हो जाती है तो राम सिंह द्वितीय छोटी उम्र में या आपकी अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं और इनका शासनकाल रहा था आपके 1835 से 80 तक। अब आप देख लो 45 साल तक का शासन रहा था, इसीलिए रहा था क्योंकि इन्हें बचपन में ही या बाल्य अवस्था में ही आमेर का शासक बना दिया गया। और जो हम बात कर रहे थे आपके जयसिंह तृतीय की, तो याद रखना जब जयसिंह तृतीय की हत्या हो जाती है तो इसकी जांच करने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी आए थे आपके। एक का तो नाम मिलता है ओलविज और एक का नाम मिलता है ब्लेक। तो कहते हैं कि जब ये जांच करने आते हैं, जयपुर की जनता में गुस्सा ही था कि हमारे महाराजा को मरा दिया, और कुछ लोग तो यहां तक मान रहे थे कि जयसिंह तृतीय को मराने में अंग्रेजों का भी हाथ है। इसलिए कहते हैं किस ब्लेक की हत्या कर दी थी जयपुर की जनता ने। किसकी? आपके ब्लेक की। तो थोड़ा सा याद रखना कि जयपुर की जनता ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी या उसे मार दिया था, वो कौन था? आपका ब्लेक। और आपका ओलविज यहां से भाग गया था। इतनी बात ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। जब जयसिंह तृतीय की हत्या हो गई तो 1835 में बाल्य अवस्था में राम सिंह द्वितीय शासक बना। जब राम सिंह द्वितीय आपका शासक बनता है तो जो अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी, तो उस संधि में यह कहा गया था कि राजा और उसके राजा के उत्तराधिकारी, आपके उत्तराधिकारी जो भी होंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों की होगी। और जब राजा के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा अंग्रेजों की होगी तो राजा अगर उस समय कोई मर जाता है, उसका बच्चा छोटा है, उसे शासक बना दिया जाता है, तो जो राजा का साम्राज्य होगा, जो राजा का शासन करता है वो एरिया होगा, उनकी जिम्मेवारी भी किसकी होगी? आपके अंग्रेजों की होगी। इसलिए जब राम सिंह द्वितीय आपका शासक बना बाल्य अवस्था में, तो एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए कि जैसे 5, 7, 10 लोग तो यहाँ इस साम्राज्य के लिए जाएंगे आमेर के,
और एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन 10 लोगों की एक टीम बना दी जाएगी और वो लोग है वो आपके शासन को चलाएंगे जब तक वह जो आपका उत्तराधिकारी है बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए राम सिंह द्वितीय जब शासक बनता है तो इनका संरक्षण बनने का एक अंग्रेज ने कार्य किया था और उसका नाम है जॉन लुडलो। क्या नाम है आपका? जॉन लुडलो। तो पूछ लिया जाए कि आमेर में जॉन लुडलो किसका संरक्षक का कार्य किया था, किसका गार्जियन बना था, तो वो कौन है? आपका राम सिंह द्वितीय। तो क्या याद रखोगे आप? आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है आपको कि राम सिंह द्वितीय यह बाल्य अवस्था में आमेर के शासक बने। आमेर के शासक बने। इसीलिए इनके संरक्षक कौन बने आपके? जॉन लुडलो। इनके संरक्षण का कार्य जॉन लुडलो ने किया। तो याद रखना जॉन लुडलो कौन है? जॉन लुडलो। कि जॉन लुडलो आमेर में राम सिंह द्वितीय के संरक्षण का कार्य किया था, उनका संरक्षक हुआ करता था। तो क्या याद रखना है आपको जॉन लुडलो से? कि पहली बात तो जॉन लुडलो ने किस रियासत में संरक्षक का कार्य किया था? तो आमेर रियासत में। और किसके लिए किया था? तो राम सिंह द्वितीय के लिए। कहते हैं कि जब जॉन लुडलो आपके आमेर में संरक्षक कर रहे थे राम सिंह द्वितीय के काल में, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सी कुप्रथाएं देखी। बहुत से जब कुप्रथाएं देखी तो आपके कहते हैं कि अंग्रेज आपके भले लोग होते हैं और जॉन लुडलो तो उसमें बहुत भला इंसान था। जब इन्होंने आपकी गलत रीतियां देखी, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक तो इन्होंने देखा सती प्रथा। क्या देखा आपका? सती प्रथा। हमें पता है कि सती प्रथा क्या होती है, मैं खूब चर्चा की, फिर भी मैं बता देता हूं कि सती प्रथा का मतलब होता था कोई व्यक्ति मर जाता तो जो उसकी पत्नी हुआ करती थी वो अपने पति के अंतिम संस्कार में जिंदा साथ में जल जाया करती थी। वही चीज क्या थी? आपकी सती प्रथा। तो हमने देखा है कि आमेर में सवाई जयसिंह के बाद में सती प्रथा की घटना बहुत ही कम मिलती है, लेकिन इक्की दुक्की आपकी घटना मिलती थी। तो इससे बहुत प्रभावित हुई जॉन लुडलो, और जॉन लुडलो ने इस प्रथा पे बैन लगा दिया था। हम मानते हैं कि आपके सती प्रथा पे सरकार ने कानून बाद में बनाया था, बट जयपुर रियासत ने कंट्रोल करने का कार्य किया, और जिसने कंट्रोल किया वो कौन है? आपका जॉन लुडलो। लेकिन किसके शासनकाल में ये आपका बैन हुआ? तो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल। एक यहाँ पे प्रथा चला करती थी जयपुर में, समाधि प्रथा। कौन सी? आपकी समाधि प्रथा। अब समाधि प्रथा क्या होती है? तो हम जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे या हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो समाधि लिया करते थे। समाधि का मतलब होता है कि जमीन में आपका गड्ढा खुदवा लिया जाता है, और जो लोग उन्हें लगता है कि हमारा अंतिम समय पास में आ गया है, अब जीने का कोई फायदा नहीं है और हम मरने वाले हैं और अंतिम समय नजदीक है, तो वो जमीन में गड्ढा खुदवाते, खुद अंदर बैठ जाते और ऊपर से आपकी मिट्टी गिरवा लेते थे। इसी को क्या कहते हैं? आपकी समाधि। जैसे हम पूर्वज देखे हमारे, तो जसनाथ जी, जाम्बो जी, रामदेव जी महाराज, इन लोगों ने आपकी समाधियां ली और आज ये हमारे लिए स्मरणीय है। लेकिन जॉन लुडलो मानता था कि उस टाइम में जो हुआ हुआ, लेकिन आपका समय के साथ, आपके परिवर्तन के साथ ये चीजें गलत हो रही है। उन्हें लगा ऐसे लोगों का ऐसे समाधि लेना अर्थात सुसाइड करना है, आत्महत्या करना है। तो आपके जॉन लुडलो ने समाधि प्रथा पे भी रोक लगा दी थी। हम ये नहीं कहते कि समाधि प्रथा गलत है, हम भी मानते हैं कि समाधि प्रथा आपकी हमारे पूर्वजों ने ली है, सही थी तभी तो उन्होंने लिए। लेकिन उनका मानना था कि समय के साथ परिवर्तन होता है तो रूप परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे पहले लोग हैं वो आपका एकल परिवार में रहना पसंद करते थे, आजकल हम देखते हैं पहले लोग थे वो आपका संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, पर आज आपके एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। पहले आपका होता था अरेंज मैरिज, आजकल लव मैरिज चल रहा है, लेकिन आजकल लिविंग रिलेशन भी चल रहा है। तो समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती है। तो उसी प्रकार याद रखो कि समाधि प्रथा को बैन कर दिया था जयपुर में, कौन? आपके जॉन लुडलो ने। इसके अलावा आपके मानव व्यापार, मानव व्यापार कहते हैं कि लोग पहले एक दूसरे को खरीद कर व्यापार किया करते थे। किसी को खरीद लिया, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया। तो अंग्रेज कहते थे कि आज के बाद जयपुर में, आमेर में आपका मानव व्यापार पे प्रतिबंध लगाया जाता है। कहते कि जो आपके बाबा हुआ करते थे वो बच्चों को खरीद लिया करते थे, कहते थे इसे चेला बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने, आपके जॉन लुडलो ने आमेर में मानव व्यापार प्रथा को भी क्या कर दिया था? बंद कर दिया।
और एक प्रथा थी आपकी कन्यावध। कौन सी आपकी? कन्यावध। कन्यावध पर भी क्या कर दिया था आपका? रोक लगा दिया था। कहते हैं कि जब पहले आपका आक्रमण हुआ करता था तो हमारे हिंदू जो या आपका सनातन जो धर्म है, इसका संस्कृति रही है सनातन धर्म का कि महिलाओं और बच्चों को कभी भी परेशान नहीं किया जाए। पर कहते हैं कि जब दुर्गांतों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट ही आपके महिलाओं और बच्चियों को करना प्रारंभ किया। इसलिए समाज में एक रीत बन गई थी कि लड़की जैसे जन्म हुई, जन्मते ही आपकी उस लड़की को मार दिया जाता था। ये क्या था? आपका कन्यावध। तो ऐसी परिस्थितियों में आपके जॉन लुडलो ने आमेर में इस प्रथा को बैन कर दिया था, आपका उस प्रथा को बंद कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। मानते हैं कि आज भी होती है कन्यावध, बस तरीका चेंज हो गया है। पहला तो कहते हैं कि बाइली ने बार तो आन देता, पर आजकल तो बाइली को ऐसे ऐसे हथियारों के द्वारा ऐसे ऐसे आपकी पद्धति आ गई, उसे बाहर आने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। लेकिन होगा, ये भी बंद होगा। जैसे जैसे लोगों में बुद्धि आएगी, जैसे जैसे लोग समझदार होंगे तो ये प्रथा भी बंद हो जाएगी। लेकिन उस समय आमेर में इन प्रथाओं को कोई प्रतिबंध करने वाला था तो वो व्यक्ति कौन था? आपका जॉन लुडलो। तो जॉन लुडलो के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि जॉन लुडलो ने किसके संरक्षण का कार्य किया था? तो राम सिंह द्वितीय का। और जॉन लुडलो ने आमेर में कौन कौन सी प्रथा पे रोक लगाई थी? तो आपकी सती प्रथा, समाधि प्रथा, मानव व्यापार और आपका कन्यावध। इन चारों प्रथाओं पे रोक लगाने का कार्य किया था किसने? आपके जॉन लुडलो ने। इससे आगे देखते, कहते हैं कि राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में आपके ब्लू पोट्री हमने पढ़ा था पीछे आपके, जब महाराजा मान सिंह पढ़ रहे थे कि महाराजा मान सिंह ब्लू पोट्री को लाहौर से लेके आए थे। ये ईरान की हुआ करती थी। लेकिन जयपुर में अगर किसी के शासक काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी तो किसके शासन काल में हुई थी? आपके राम सिंह द्वितीय के काल में हुई। तो याद रखना कि ब्लू पोट्री सबसे अधिक लोकप्रिय किस शासक के काल में हुई? तो राम सिंह द्वितीय के काल में ये आपकी फेमस हुई बहुत ज्यादा। और राम सिंह द्वितीय ने तो दो व्यक्तियों को दिल्ली भी भेजा था कारीगरों को और भी अच्छा कार्य सीखने के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्लू पोट्री के करपाल सिंह शेखावत बहुत बड़े आपके एक चित्र ये आपके हुए थे इसके कारीगर। तो याद रखना कि ब्लू पोट्री राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। इसके अलावा राम सिंह द्वितीय की मैं बात करूं तो एक याद रखना, आप पढ़ते हो अल्बर्ट हॉल जो आज आप जयपुर में म्यूजियम के नाम से जानते हो, म्यूजियम नाम से। कहते हैं कि जयपुर में आपका अल्बर्ट आने वाला था। जब आपके प्रिंस अल्बर्ट आने वाले थे तो राम सिंह द्वितीय ने उनके आगमन की स्मृति में एक हॉल का निर्माण प्रारंभ किया। और उस हॉल की जो नींव है ना, वो अल्बर्ट के हाथों से रखवाई थी 1876 में। तो इन्होंने क्या किया था कि 1876 में अल्बर्ट की स्मृति में, अल्बर्ट के आगमन की स्मृति में एक हॉल का निर्माण करवाया और वो हॉल क्या आपका? अल्बर्ट हॉल है। तो क्या लिखना है आपको? 1876 में इन्होंने अल्बर्ट के आगमन की स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। कहा जाता है इसकी नींव रखवाई थी। ये पूरा तो जाके आपका आगे 1887 में हुआ था। पूरा तो कब हुआ था? 1887 में हुआ था। पर कई बार पूछते हैं कि अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? कौन आपका वास्तुकार? तो याद रखना स्टीवन जेकेब। ये इसका क्या हुआ करता था? आपका वास्तुकार हुआ करता था, स्टीवन जेकेब। अल्बर्ट हॉल क्या है? तो अल्बर्ट हॉल 1876 में इन्होंने अल्बर्ट के आगमन की स्मृति में एक हॉल का निर्माण करवाया और वो ही क्या है? आपका अल्बर्ट हॉल है।
इसका आपका जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन था, तो याद रखना इसका वास्तुकार आपका स्टीवन जैकब। और कहते हैं कि ये जो आपका अल्बर्ट हॉल है ये पूरा तो कब हुआ था जाके आपके, तो पूरा तो हुआ था आपके 1887 में। कब हुआ आपके 1887। और अल्बर्ट हॉल आज जो आपका वर्तमान में जो म्यूजियम है, जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम के रूप में हम जानते हैं कि इसको आपके अल्बर्ट हॉल को। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मैंने बताया ना आपको 1887 में आपके एक अंग्रेज हुआ करते थे एडवर्ड, आपके एडवर्ड एडवर्ड ब्रेडफोर्ड के नाम से, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड के नाम से हुआ था, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था। कहते हैं कि आज अगर आप जयपुर में सबसे अच्छी पिक लेना चाहते हो, क्योंकि राम सिंह द्वितीय खुद आपका चित्र क्या करता था, फोटोग्राफर था राजस्थान का पहला, बहुत अच्छा। तो आज अगर आप अल्बर्ट हॉल के सामने पिक्चर लेते हो तो पिक्चर बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एक तरफ आपको कबूतर उड़ते हुए दिखाई देंगे, पीछे से त्रिपोलिया बाजार के सूर्य की तरफ से किरणें दिखाई देंगी। तो याद रखना कभी जयपुर जाओ तो अल्बर्ट हॉल के सामने आप एक पिक लेके जरूर आओ। तो ये हमें थोड़ा सा याद रह जाएगा इससे आपके अल्बर्ट हॉल। मैं आपको दिखाता हूं अल्बर्ट हॉल, ये देखिए, ये आपका अल्बर्ट हॉल है, ऐसे कबूतर उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, बहुत अच्छा दृश्य आएगा आपके अल्बर्ट हॉल का। पर आपको याद क्या रखना है कि अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था, तो राम सिंह द्वितीय ने करवाया। कब करवाया था, तो 1876 में इसे बनाना प्रारंभ किया था। और इसकी नींव और भाठो है नहीं, नींव वो भाठो वो कौन रखे, अल्बर्ट ने रखा था। और ये पूरा आगे जाके 1887 में हुआ था, और 87 में उद्घाटन एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। इसके आगे हम बात करें, और एक आप पढ़ते हो गुलाबी नगर, किसे कहते हैं गुलाबी नगर, आपके जयपुर को। तो मैं उसकी भी चर्चा कर, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर कहते हैं कि आपके राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम नाम से, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम आने वाला था। और जब जॉर्ज पंचम आने वाला था तो जॉर्ज पंचम के आगमन की स्मृति में आपके राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। और जब पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया, इसलिए जयपुर शहर को क्या कहा गया, आपका गुलाबी नगर। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी पत्नी को गुलाबी रंग पसंद था, तो महाराजा ने कह दिया उनकी पत्नी को गुलाबी रंग पसंद है तो पूरे जयपुर को गुलाबी ही गुलाबी कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, जो गुलाबी रंग है वो आपके अतिथि सत्कार का रंग होता है। कैसा सत्कार का रंग होता है, आपके अतिथि सत्कार का रंग होता है, इसलिए इस अतिथि के आगमन की स्मृति में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो पर हमें याद क्या रखना है, पहला बात की गुलाबी नगर या पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगर में रंगवाने वाला शासक कौन था, तो राम सिंह द्वितीय था। बस इतनी चीजें याद रखनी। क्या क्या याद रखोगे कि पहली बात तो आपकी कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने रंगवाया, राम सिंह द्वितीय ने। तो लिखो इसको, राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। गुलाबी रंग से रंगवाया। और इसका वर्णन है ना कि राम सिंह ने रंगवाया था, एक आगे जाके आपके अंग्रेज राइटर हुए थे स्टेनले रीड। कौन आपके, स्टेनले रीड, स्टेनले रीड। स्टेनले रीड की पुस्तक है आपकी, स्टेनले रीड की पुस्तक है आपकी द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, टाउन्स ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में पहली बार यह जिक्र किया गया था कि आपके जयपुर को क्या कहा जाता है, आपके पिंक सिटी, पिंक सिटी। इस पुस्तक में वर्णन किया गया था जयपुर नाम। पर आप एक बात याद रखना कि जयपुर को पिंक सिटी तो कहा जाता है, पर एक बार पेपर में सवाल आया था कि जयपुर को किस रंग में रंगा गया था।
जयपुर को किस रंग में रंगा गया था। लेकिन उसमें आप पढ़ के जाते हो गुलाबी रंग गुलाबी रंग, पर उसमें गुलाबी ऑप्शन ही नहीं था, काला, पीला, नीला, गेरुआ। तो वास्तव में तो जो आपका ये रंगा गया था, इसे आपका हल्का गुलाबी रंगा गया। तो आप कह दोगे सर कि हल्का गुलाबी है तो लाइट पिंक सिटी हो गया। लेकिन आपको हिंदी में ये नाम नहीं, हिंदी में आपको नाम मिलेगा गेरुआ। तो या तो आप याद रखोगे गुलाबी और साथ में इसके कोष्टक में करना आप गेरुआ रंग, गेरुआ। बाद में कह दोगे कि आने वाली चीज थी वो तो मैं बताई नहीं, ऐसे ही कहानियां सुना के चला जाता था और आने वाला सवाल था उसके बारे में बताया नहीं। तो याद रखना, या तो गुलाबी रंग कहते हैं पर वो हल्का गुलाबी था, इसलिए इसको गेरुआ कहा जाता है, गेरुआ। ठीक है। तो राम सिंह द्वितीय के बारे में हमने क्या क्या आपका देखा है कि राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जॉन लुडलो के बारे में हमने अध्ययन किया कि इनके संरक्षण का कार्य किया और इन प्रथाओं पे आपके रोक लगाए। इसके अलावा ब्लू पोट्री के बारे में चर्चा की और अल्बर्ट हॉल के बारे में चर्चा। इसके बाद में हमने गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है, इन्होंने किसको रंगवाया था, आपके जयपुर को किसने रंगवाया था, तो राम सिंह द्वितीय ने। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। ये पुस्तक है किसकी, तो स्टेनले रीड की। और गुलाबी रंग नहीं मिले तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, गेरुआ। ये थोड़ा सा सही लिख देता हूं मैं, क्या मिलेगा आपको, गेरुआ रंग। हाईलाइट करके लिख देता हूं इसको मैं आपके, गेरुआ। ठीक है। इसके बाद में आप देखो, कहते हैं कि राम सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र। पहले एक पॉइंट और बता देता हूं, शिक्षा वाला एक साथ बताऊंगा। एक आप याद रखना, इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति हुई। जब आपके 1857 की क्रांति हुई तो उस समय आमेर के शासक कौन है, तो राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई तब आमेर के शासक, तब आमेर के शासक कौन थे आपके, राम सिंह द्वितीय। आमेर के शासक कौन हो जाएंगे आपके, राम सिंह द्वितीय। और कहते हैं कि राम सिंह द्वितीय हुई, आपके राम सिंह द्वितीय है, इनके समय में 1857 की क्रांति। और तो मैं आपको डिटेल को क्रांति में पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा, अगर अब बता दिया तो तब मजा नहीं आएगा आपको। पर थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय और जयपुर की जनता ने आपके अंग्रेजों का साथ दिया था तन मन और धन से। इसलिए अंग्रेज बहुत खुश हुए थे क्रांति होने के बाद। जब क्रांति को दबा दिया जाता है तब अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि कौन सी आपकी, सितार ए हिंद। सितार ए हिंद कि अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि किसको दी थी, तो राम सिंह द्वितीय को दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। इसके अलावा इन्हें एक परगना और दिया गया था उपहार स्वरूप, और वो परगना कौन सा था, तो कोटपुतली का परगना। पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद कोटपुतली का परगना किस शासक को दिया गया था, तो याद रखोगे कोटपुतली का परगना आपके राम सिंह द्वितीय को दिया गया। जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी 1857 की, लेकिन कुछ क्रांतिकारी थे जो आपका प्लान करते क्रांति करने का, जैसे उस्मान खान, सादुल आपके पिलायत खान। लेकिन कहते हैं कि राम सिंह द्वितीय ने क्रांति होने से पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पूरे तन मन धन से सहयोग किया था अंग्रेजों का, किसने, राम सिंह द्वितीय ने। इसीलिए क्रांति के बाद सितारे हिंद की ने उपाधि दी और आपका कोटपुतली का परगना अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को दिया था। इसके बाद में राम सिंह द्वितीय की बात करूं तो मैंने जैसा आपको कहा था कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया तो वो देखो। एक तो इन्होंने 1857 में आपके मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी। अब ये क्या है सर, मदरसा का तो आपका जो फारसी भाषा में शब्द है इसका तो अर्थ होता है आपका स्कूल। हुनरी, हुनरी का मतलब होता है हुनर, कला। तो इन्होंने आपके कला के विकास के लिए
किसके विकास के लिए? कला के विकास के लिए, कि लोगों को कला का कार्य सिखाना चाहिए, लोगों में जो कला है वो जागृत करनी चाहिए, लोगों को उनके काम सिखाने चाहिए। तो 1857 में कला के विकास के लिए, कला के विकास के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की? आपकी मदरसा-ए-हुनरी। कितना दूरदर्शी वाला शासक। अब खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो इतनी सारी बातें सोच रहा है कि लोगों को उनके काम सिखाने चाहिए, कला सिखानी चाहिए, इसलिए उन्होंने आपके एक स्कूल की स्थापना कर दी, और वो क्या? आपका मदरसा-ए-हुनरी। लेकिन कालांतर में इस मदरसा-ए-हुनरी का नाम पलटा और नाम बदलकर क्या किया गया? तो नाम किया गया आपका महाराजा स्कूल ऑफ, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इस मदरसा-ए-हुनरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? आपका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। और वर्तमान में आपका जो ये मदरसा-ए-हुनरी या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स था, इसका नाम फिर आपका चेंज किया गया, और फिर चेंज करके इसका एक और नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या था आपका? तो याद रखो कि जो महाराजा नाम था, इस महाराजा के नाम की जगह आपका नाम किया गया राजस्थान। क्या नाम किया गया आपका? राजस्थान। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो वर्तमान में आपके मदरसा-ए-हुनरी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखोगे आप कि वर्तमान में इसे आपका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की। कब की थी? 1857 में। किसके लिए की थी? लोगों में कला के विकास के लिए। इसके अलावा मैं और बात करूं तो आप याद रखोगे 1866 में इन्होंने कन्या महाविद्यालय की स्थापना कर दी थी। किसके? आपके कन्या महाविद्यालय के। अब आपको लग रहा होगा सर कि अभी बहुत कन्या महाविद्यालय, यह क्या बड़ी बात है? तो उस समय में कन्याओं के, लड़कियों के पढ़ाई के बारे में इतनी जागरूक होना एक शासक के लिए बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं कि जब स्कूल खोला गया तो 3 लड़कियां और 2 टीचर थे, लेकिन फिर भी कहा कि 3 बच्चे हैं तो भी स्कूल चलना चाहिए। तो आपके राजस्थान में कन्या महाविद्यालय या लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोलने का कार्य कर रहा है, वो कौन है आपके? तो राम सिंह द्वितीय। कहते हैं कि आपके व्यक्ति हुआ करते थे कांतिचंद मुखर्जी। कांतिचंद मुखर्जी बंगाल से थे, और इन्होंने आपके राम सिंह द्वितीय को यह सलाह दी थी कि महाराज आप इतने कार्य कर रहे हो तो लड़कियों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए महाराजा आपके राम सिंह द्वितीय ने विद्यालय की स्थापना की। महाराजा ने विद्यालय की स्थापना कर दी आपकी। इसके अलावा मैं बात करूं इन्होंने शिक्षा के लिए और क्या किया, तो आपके महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज की स्थापना की। जो आज भी वर्तमान में जयपुर में महाराजा कॉलेज है साइंस वालों का, लेकिन उस समय आपके पूरी जयपुर रियासत का हुआ करता था, तो पूरा एक ही कॉलेज था, और वो कौन था? आपके महाराजा कॉलेज। तो महाराजा कॉलेज की स्थापना करने वाले भी कौन थे? आपके तो राम सिंह द्वितीय हुआ करते थे। आज तो जैसे जनसंख्या बढ़ी है, पूरे राजस्थान वाले आने लगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलेज, की आर्ट्स कॉलेज अलग है आपका, लड़कियों का महारानी कॉलेज अलग है, ये लड़कों का साइंस वालों का महाराजा कॉलेज है। पर उस समय महाराजा कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन थे? आपके तो राम सिंह द्वितीय थे। और बड़ी गजब की बात है कि महाराजा कॉलेज के सामने ही आपका लड़कियों का महारानी कॉलेज है। और जब हम थे, जब पढ़ते थे, तो जब सिटी बस में आते थे तब देखते थे कि जब सिटी बस वाला महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज आमने सामने, तो उसके सामने जब सिटी बसें रुका करती थी और वो आवाज लगाता था महाराजा महारानी आ जाओ भाई, महाराजा महारानी आ जाओ, तो एक बार तो बंदे के मन में फील होता है यार काश मैं महाराजा हूं, तभी ये बोल रहा है। तो याद रखना इसी बहाने से कि महाराजा और महारानी कॉलेज कहां पर है? तो आपके जयपुर में। लेकिन उस समय महाराजा कॉलेज की स्थापना करने वाला कौन था? तो आपका राम सिंह द्वितीय। इसके अलावा अपनी भाषा से बहुत प्यार था, इसीलिए इन्होंने एक कॉलेज और बनवाई, संस्कृत कॉलेज। तो संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना करने वाला कौन है भाई? आपका तो राम सिंह द्वितीय।
इतना सारा कार्य किसने किया शिक्षा के क्षेत्र में? तो आपके राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है? तो आप याद रखोगे कि इन्होंने आपके 1857 में मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की कला के विकास के लिए, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इसके अलावा 1866 में किसकी स्थापना की? कन्या महाविद्यालय की। किसकी स्थापना की? कन्या महाविद्यालय की। किसकी सलाह से? कांति चंद्र मुखर्जी, ये बंगाल के हुआ करते थे और बंगाल में अंग्रेजों का स्ट्रिक्ट आपका शासन था, वहीं के लोग पहले पढ़ना आपका प्रारंभ किया था। तो उन्होंने जब कहा कि कन्याओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो राम सिंह जी ने कहा क्या बड़ी बात है, कन्याओं के लिए स्कूल खोल देते। तो कन्या महाविद्यालय की स्थापना। इसके अलावा किसकी स्थापना की? तो आपके महाराजा कॉलेज की। किसके? आपके महाराजा कॉलेज की। और किसकी स्थापना की? तो संस्कृत कॉलेज की। कहते हैं कि भाई साहब ये बंदा ऐसा था आपके जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी 1861 के आसपास, लेकिन कोई पढ़ने वाला ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में, इसलिए उसे बाद में बंद कर दिया गया। पर आप एक व्यक्ति देखिए कितना दूरदर्शी वाला है, कला के विकास के लिए अलग से, लड़कियों के लिए अलग से, लड़कों के लिए महाराजा कॉलेज, भाषा के लिए संस्कृत कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इतने सारे कार्य कर रहा है। तो ये सारा कार्य करने वाला कौन था? तो आप याद रखोगे ये सारा का सारा कार्य करने वाला कौन है आपका? तो राम सिंह द्वितीय। इतनी चीजें किसने करवाई? आपके राम सिंह द्वितीय ने करवाई। एक चीज और याद रखना आप राम सिंह द्वितीय से, कि इन्होंने आपके अतिथियों के लिए, किसके लिए? आपके अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए रामनिवास, रामनिवास पैलेस बनाया। रामनिवास पैलेस। तो रामनिवास पैलेस बनाने वाला भी कौन है भाई आपका? तो आपका राम सिंह द्वितीय। इसके अलावा इसके समय में अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ा तो लोगों को रोजगार कैसे थे? तो अकाल राहत कार्यों के लिए, 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 अकाल राहत कार्यों के लिए रामनिवास बाग बनाया। सारा काम कर रहा है बंदा रामनिवास बाग में। तो ये आपका कौन शासक था? तो ये राम सिंह द्वितीय था। कि राम सिंह द्वितीय ने इतने काम किए, अतिथियों के लिए महल बना रहा है, अकाल जब पड़ गया तो लोगों को कार्य देने के लिए कार्य कर रहा है। ये सारा का सारा कार्य आपका आपका राम सिंह द्वितीय ने किया था। तो 1880 तक आपका शासक। अब इनके बाद में आमेर में एक शासक बने, उसका अध्ययन करते हैं हम। आपके समझ में तो आ रहा है ना? एक एक आपको पॉइंट वाइज की पॉइंट के माध्यम से सबके सब बता, बस आपका काम क्या है, आराम से कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते जाना और समझते जाना। जैसा बता रहा हूं वैसा एक बार पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कौन सा भी एग्जाम उठा। और जब तक आप खुद पीछे के आए हुए प्रश्न नहीं देखोगे ना, तब तक आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे। लेकिन जब आप प्रश्न उठा के देखोगे और देखोगे कि हाँ ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, बाहर जा ही नहीं सकता पेपर से। अब अगर बाई चांस चला गया तो वो आपको तो क्या किसी को नहीं है, क्योंकि हम मैटर इसी प्रकार का पढ़ते हैं। बस आप धैर्य के साथ पढ़ते जाओ, जहां पे समझाने चीजें वो मैं समझा रहा हूँ, और लिखाने की आपने कहा था तो आपको एकदम की पॉइंट के माध्यम से लिखा रहा हूं। ठीक है। अब जयपुर के अंतिम, आपके जयपुर के अगले शासक के बारे में हम बात करते हैं। तो एक शासक आता है आपका माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल है आपका 1880 से 1922। 1880 से 1922। बड़ा भयंकर आदमी था भाई, लंबा चौड़ा रंगड़ टाइप का। जितनी भी आप उसको उपमा दो, अजानू बहू, रंगड़ टाइप से, मोटे मोटे आंखें और चेहरे का भी काला, इसी को भाई आपके जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता। इसी को बब्बर शेर नहीं कहे तो किसको कहे भाई? आपका लंबा चौड़ा खूब डील का डाकी टाइप का आदमी, रंगड़ टाइप का, मोटी मोटी आंखें, काला चेहरा, इस प्रकार से कोई टाबर देख ली तो डर जाए, ऐसा व्यक्ति हुआ करता था माधो सिंह द्वितीय। और इसी को कहा जाता है आपके
आमेर का बब्बर शेर, इसे क्या कहा जाता है आपका? बब्बर शेर। इसी को नहीं कहे तो किसको कहे? भयंकर भुक्कड़ आदमी था भाई साहब आपका, सुबह सुबह उठते ही 4-5 लीटर दूध और 2-4 किलो तो जलेबी ऐसे खा जाता था जैसे इसने नाश्ता किया हो। ये माधो सिंह था। एक आप याद रखना माधो सिंह से, ये बातें तो आपको याद रखवाने के लिए, पर इसका मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम या मूल नाम? तो इसका नाम मिलता है आपको कायम सिंह। क्या मिलता है? कायम सिंह। ये भी याद रखो, मूल नाम क्या है इसका? कायम सिंह। मूल नाम इसका आपका कायम सिंह। ये माधो सिंह के बारे में जानकारी कि एक तो आप याद रखोगे कि माधो सिंह को बब्बर शेर कहा जाता है। ये सवाल बार बार आपका पेपर में घुमाकर पूछा है कि बब्बर शेर किसे कहा जाता है, तो आपके माधो सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा इसका मूल नाम क्या है? तो कायम सिंह। और आप क्या याद रखोगे? माधो सिंह से 5-7 बातें। एक आप याद रखना, इतना भयंकर भूखड़ आदमी है, इसने आपके सिटी पैलेस में, मुबारक महल का निर्माण करवाया। किसका? आपके मुबारक महल का निर्माण करवाया। तो याद रह जाएगा कि मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके माधो सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा माधो सिंह द्वितीय की बातें, एक कहते हैं कि माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कहते हैं इसकी 9 पासवान रानियां थी, लड़ती होगी भाई आपस में कि आरो महल अच्छो है, मेरे लो खराब है, मेरे लो छोटो है, आरो सुनो। तो इसने कहा ठीक ठीक, रुक जाओ सभी, लड़ो मत, मैं तुम सभी के लिए एक जैसे महल बना देता हूं। तो ये सवाल ही बन गया कि आमेर में या नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? तो वो बनवाने वाला कौन? आपका माधो सिंह द्वितीय। कौन हो जाएगा? माधो सिंह द्वितीय। तो क्या लिखना है आपको? नाहरगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवान रानियों के लिए, पासवान रानियों के लिए 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे, ये नाम आप याद रखना, एक जैसे 9 महल बनवाए, 9 महल बनवाए, 9 महल बनवाए। ये सारी बातें आपको माधो सिंह से याद रखना। एक माधो सिंह से याद रखना, 1904 के आसपास राजस्थान में सबसे पहले डाक सेवा को कोई प्रारंभ करने वाला था, तो कौन था? आपका माधो सिंह। तो आज देखो आप डाक सेवा, आज आपके फोन है, नेट चलती है, सेकंडों में मैसेज जाते हैं, लेकिन उस समय भी किसी को संदेश पहुंचाना है तो डाक सेवा को प्रारंभ करने वाला राजस्थान में किसी रियासत में सबसे पहले तो कौन हुआ करता था? माधो सिंह। तो 1904 में राजस्थान में सर्वप्रथम डाक सेवा प्रारंभ की, डाक सेवा प्रारंभ की, डाक सेवा प्रारंभ की। ये बातें आपको याद है। तो डाक सेवा को प्रारंभ करने वाला शासक कौन हो जाएगा आपका? तो माधो सिंह द्वितीय। एक कहते हैं कि आपके जो मदन मोहन मालवीय थे, जो आपके बीएचयू की स्थापना कर रहे थे, तो जब बीएचयू की स्थापना कर रहे थे तो उस समय आपके 5 लाख रुपए का चंदा दिया था माधो सिंह। इसके अलावा जो आपकी गंगा नदी है, जो आपका हरिके पोड है, उसको हरिके पोड से जो पानी का प्रवाह निकलता है, उस स्थान को अंग्रेजों ने चेंज करने का प्रयास किया था, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो वो कौन था? आपके माधो सिंह, क्योंकि गंगा जी को बहुत मानते थे। इसके अलावा आपने एक नाम भी सुना होगा, वो बात याद आएगी, मैं बता देता हूं, चांदी के बड़े 2 पात्र, चांदी के 2 बड़े पात्र जो आपके इस समय सिटी पैलेस में रखे हुए, सिटी पैलेस में आपके रखे हुए, सर्वतोभद्र नाम का जो कमरा है उसमें। अब क्या था कि एक बार आपके एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक था, और एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक था, तो जब आपका राज्याभिषेक था या राज्य
तिलक का समारोह था, तो उस एडवर्ड सप्तम ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया कि आप आओ, हम हमारे यहाँ पे लंदन में, और हमारा राज्याभिषेक है। तो सारे राजा जा रहे थे। तो सारे राजा उनके राज्याभिषेक में जा रहे थे, तो आपके माधो सिंह को भी निमंत्रण मिला, और माधो सिंह का दिमाग खराब हो गया। माधो सिंह जाना नहीं चाहता, कहता कि वहां पे मैं जाऊंगा, वो ईसाइयों का देश है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, मैं वहां का खाना ग्रहण करूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर कहते हैं कि उस समय आपके अंग्रेजों का बुलावा है, नहीं जाए तो बेइज्जती, नहीं जाए तो वैसे भाई खराब काम, इसलिए आपके माधो सिंह उस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेना जाता है। किसके आपके अभिषेक में? तो एडवर्ड सप्तम के। कहा कि मैं भाग लेने जाता हूं, पर बड़े 2 चांदी के पात्र बनवाए जिसका वजन लगभग 7 क्विंटल के आसपास बताते, 6 क्विंटल 90 किलो के आसपास। एक का वजन 345 किलो के आसपास माना जाता है, जो सिटी प्लेस के स्रोत तो भद्र रूम में आपका अभी भी मौजूद है। कहते उन दोनों पात्रों में गंगा जल भरा गया, और गंगा जल भर के आपके माधो सिंह ने ओलंपिया नाम का एक जहाज किराए पे लिया था, और उस जहाज में इन दोनों बड़े पात्रों को लिया साथ में। इसके अलावा खाने का सामान लिया, आटा लिया, ड्राई फ्रूट्स लिए, कि ये ड्राई फ्रूट्स जैसे आपके बादाम काजू खराब ना हो, ताकि मुझको उनका खाना ग्रहण नहीं करना पड़े, क्योंकि वो ईसाई है, गाय वगैरह का मांस खाते, मैं उनका भोजन करूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने साथ आटा भी ले लिया, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए, काजू भी ले लिए, बादाम भी ले लिए, जहाज में रख ली। अपने आमेर की मिट्टी ली साथ में, कि मैं उनकी मिट्टी से हाथ नहीं दूंगा, अपनी मिट्टी से हाथ दूंगा। यहां तक कि अपने साथ गाय ले गए थे, कि मैं दूध कहां से पीऊंगा, अगर मुझे उनका दूध पिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और गाय वगैरह साथ ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो अपनी बकरी तक साथ ले गए थे। तो ये तो माधो सिंह है, ये तो राजा है, ये गाय क्यों नहीं ले जा सकते? तो उस ओलंपिया नामक जहाज में चांदी के 2 बड़े पात्र ले गए थे। इसके अलावा देश की मिट्टी, भोजन, गाय, और यहां तक कहते हैं कि गोविंद देव जी की मूर्ति भी साथ में लेके गए थे, कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं पूजा किसकी करूंगा वहां पे, तो अपने साथ गोविंद देव जी की मूर्ति भी ले गए थे। कहते हैं कि जब बंदरगाह पे माधो सिंह उतरा था, तो आगे आगे गोविंद देव जी की पालकी चल रही थी, और पीछे पीछे माधो सिंह चल रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि आगे आगे राजा जा रहा है और उसके पीछे पीछे सैनिक जा रहे हैं। लोगों की भीड़ लग गई थी इस प्रकार का दृश्य देखने के लिए। और वैसे भी आपके तो आमेर वाले कहते हैं कि हम तो आपके गोविंद देव जी के दीवाने, यहाँ के राजा तो गोविंद देव जी के। और रियल में उस दिन ये दृश्य देखने को मिला था लोगों को। और मैं हमेशा कहता हूं, भारत को आपके गाय, गंगा और गोविंद, ये तीनों आपके एक सूत्र में बांधने वाले हैं। और इन तीनों को लंदन की सैर करवा के लेके आया था कौन? आपका माधो सिंह। अब माधो सिंह गया, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लिया, वहां पानी पिए तो भी अपना अंग्रेज बिस्लेरी वाले बोतल आके दे दे, लो माधो सिंह जी, ना अपना अंदर पानी वो लाओ। लोग परेशान हो गए। अंग्रेजों ने इसके साथ वाले राजाओं से पूछा, क्या बात है, माधो सिंह ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, यहां तक कि दूध भी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा कि ये छुआछूत करता है, आपका साथ छुआछूत करता है, ये आपको ईसाई मानता है, ये आपको बर्बर मानता है, ये अपने से नीचा मानते हैं। और लोगों ने ये बात बताई जाके आपके महारानी को। जब महारानी को ये बात बताई तो महारानी ने कहा, जाओ उनको बुला के लेके। और माधो सिंह उनके पास गए। माधो सिंह बोला, क्या बात है माधो सिंह, तुम हमसे छुआछूत करते हो, तुम हमसे छुआछूत कर रहे हो, हमारा खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो। तब माधो सिंह को लगा मरा दिया, अब क्या किया जाए, फंस गए। तो माधो सिंह कहते हैं, राजस्थानी होता है, राजस्थानी वालों का दिमाग ही एक अलग होता है। और दिमाग लगाए, और दिमाग लगा के महारानी को उत्तर दिया कि महारानी, ये हमारी परंपरा है। परंपरा? कैसी परंपरा? कि हम बेटी के घर का अन्न, आपको अन्न और पानी नहीं पीते, और तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं तुम्हारे घर का या तुम्हारे देश का अन्न या पानी कैसे पी सकता हूं? और सिर ऊपर हाथ फेरे, यार ए ले भाई 11 रुपया। और कहते हैं कि वो आपकी महारानी थी, वो बड़ी अचंभित हुई थी, द्रवित हो गई थी, क्योंकि उस देश में आपके ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जाते। वहां लेडीज और पुरुष के अलग रिलेशन होते। लेकिन पहली बार उस महिला ने ये नाम सुना तो वो भी प्रभावित हो गई, और माधो सिंह जी ने सोचा हमारे वाला काम हो गया। तो ये सारी बातें आपकी माधो सिंह से। तो याद रखना कि जो सिटी प्लेस में चांदी के 2 बड़े बर्तन, या फिर यह से पूछ लिया जाए कि कौन सा शासक राज्याभिषेक के दौरान गंगा जल लेके गया था, तो वो कौन था? आपका माधो सिंह। अब हम बात करते हैं आमेर के अंतिम शासक सवाई मान सिंह के बारे में। सवाई मान सिंह द्वितीय।
आपके आमेर के अंतिम शासक आपके सवाई मान सिंह द्वितीय के बारे में हमें चर्चा करनी है। सवाई मान सिंह द्वितीय 1922 से 56 तक इनका 1922 से लेके 56 तक इनका शासन का। ठीक है, अब क्या याद रखोगे, इनकी 5-4 चीजें आपको याद रखें। क्या क्या चीज याद रखोगे? पहली बात, आजादी के समय आमेर के शासक, याद रह जाएगा कि आजादी के समय आमेर के शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, तो सवाई मान सिंह द्वितीय। कि भारत की आजादी के समय आमेर के शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे आपके सवाई मान सिंह द्वितीय। इसके अलावा ये कहते हैं कि पोलो के बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, किसके, आपके पोलो खेल के, पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक, ये भी आपको याद रह जाएगा। और साहब और क्या याद रखना है, तो एक याद रखना, राजस्थान के अंतिम, राजस्थान के, पहले ये लिखो आप कि राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख, राज प्रमुख, याद रह जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर राज प्रमुख तो पहले भी थे, लेकिन आप गलत। एकीकरण पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से बताऊंगा, पर एक बार आप याद रखो कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख। इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल का गठन, जयपुर प्रजामंडल का गठन, जयपुर प्रजामंडल गठन के समय जयपुर के शासक थे। क्योंकि आप पढ़ते हो कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, आपका प्रजामंडल टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, पर एक बार याद रखो कि 1931 में आपके जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। तो जब 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ तो उस समय आपके जयपुर के शासक कौन थे, तो सवाई मान सिंह द्वितीय। इसके अलावा इन्होंने याद रखना आपके, इन्होंने कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया, विवाह किया था। और कहते हैं कि इनके रहने के लिए इंडो सार्वजनिक रूप में, इंडो सार्वजनिक आपकी शैली में महल भी बनवाया। और क्या याद रखोगे, एक याद रखना, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो जो आपका जयपुर है, जो आपका वृहत राजस्थान में शामिल होता है, तो वृहत राजस्थान में जब आपका शामिल हुआ था 30 मार्च को, तो उस समय आपके जयपुर के शासक कौन थे, तो सवाई मान सिंह द्वितीय। क्योंकि आपको पता है कि जयपुर है वो आपके एकीकरण के चौथे चरण में शामिल हुआ था। जैसे प्रथम चरण आपका मत्स्य संघ, दूसरा चरण तो पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण आपका संयुक्त राजस्थान, और जो चौथा चरण था आपका वृहत राजस्थान, जिसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी 4 रियासतें आपकी शामिल होती है, और राजस्थान का एक बार आपका एकीकरण भी पूरा मान लिया गया था। तो उस समय आपका जयपुर जब शामिल हुआ था एकीकरण के समय, तो एकीकरण के समय आपके जयपुर के शासक भी कौन हुआ करते थे, तो सवाई मान सिंह। तो याद रखोगे राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे आमेर के, ये चौथे चरण में शामिल हुए थे आपके वृहत राजस्थान। एक याद रखना, जो गायत्री देवी है ये आपके लोकसभा की प्रथम महिला सांसद हुआ करती थी।
प्रथम महिला सांसद आपकी। इनकी बायोग्राफी है आपकी प्रिंसेस रिमेम्बर्स के नाम से, प्रिंसेस रिमेम्बर्स नाम से। तो ये सारा काम कौन है आपका, स्वाभिमान सिंह है। अब बच्चों मेरी तरफ से आपके आमेर का इतिहास होता है कंप्लीट। बस मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि आप धैर्य के साथ आराम से इतिहास पढ़ते जाइए, एक भी आपका टॉपिक नहीं बचेगा, एकदम पूरा इतिहास क्लियर होगा। सिर्फ कहानियां सुनाने से इतिहास नहीं होता है, इतिहास को आपको समझना होगा। इतिहास प्रत्येक सब्जेक्ट की जड़ है, बस आपकी लगन होनी चाहिए इतिहास के प्रति। और बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको समझाते चल ही रहा हूं प्रत्येक पॉइंट्स वाइज से। धन्यवाद, जय हिंद। कल से हम नया टॉपिक, ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।